प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी 10वीं जमात का सबक नंबर 9 उसका हिस्सा आखिरी देखने जा रहे हैं, पार्ट 7। इससे पहले की वीडियोस में इस सबक के बारे में मैंने काफ़ी कुछ मालूमात आपको फ़राहम कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको दोबारा जहन नशीन हो जाए और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इसको लिख सकें। हमने देखा था तवारिस और इर्तिका। सबक का नाम है गुजराती में अनुवांशिकता अनि उद्विकास। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, लेकिन ये अनुवांशिकता लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ज़िंदगी जीते हैं हम, और वो ज़िंदगी जीने के लिए हर उज़ू को सनफ़ी या गैर सनफ़ी तौर पर जो बच्चे पैदा करता है और अपने वालिदैन से मुतशाबे होते हैं, तो हम उन बच्चों में अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के मुकाबले में कुछ तगय्युरात मौजूद देखते। यानी तवारिस और इर्तिका का मतलब ही ये है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं और इससे पहले के लोग जो मर चुके हैं, जा चुके हैं, उनकी कुछ ना कुछ खुसूसियात क्या हमारी जनरेशन में आती है, या हमारी जो आगे की नस्ल चलने वाली है उन नस्लों में इनकी कुछ मुतशाबिहत हम देख सकते हैं। यही चीज़ इस सबक के अंदर हमें कई तरीक़ों से देखने के लिए मिलती है। अब इस तरीके से हर एक फ़र्द की अलग अलग पहचान होती है। हम हमारे ख़ुद के ख़ानदान में देखते हैं, हमारे कज़िन्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, भले ही हमारी कोई एक चीज़ यकसा होंगी, किसी की शक्ल सूरत देखने में यकसा होंगी, या फिर कभी कुछ ऐसा होगा कि कोई हमारे कज़िन में या हमारे भाई में हमारी एक चीज़ मुतशाबे होंगी, आँख है, होंठ है, कान है, नाक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एक होने की तरफ इशारा करती है कि शक्ल सूरत के एतबार से, या फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हमारे जो बोलने के तरीके हैं, खाने पीने का तरीका है, सोने का तरीका, या कुछ भी ऐसे तरीके जो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे मुतशाबे है, यानी हमसे मिलता जुलता है। और यही हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा, ये ऐसी हकीकत है जिसको हम इनकार बिल्कुल कर नहीं सकते। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि रफ्ता रफ्ता और मुसलसल तब्दीली के अमल से आज हमें इतनी कसरत से जानदार दिखाई देते हैं। अब तौलीद के दौरान तगय्युरात ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर देती हूँ कि तौलीद के दौरान जो तगय्युरात है तो वो नस्ल दर नस्ल दूसरी नस्ल में ज़हूर पज़ीर होते हैं, यानी मुंतकिल होते जाते हैं। जैसे हमारे आबा व अजदाद से हमारे दादा दादी में जो खुसूसियात, जो चीज़ें मुंतकिल हुई, फिर वो हमारे वालिदैन में आई, फिर हमारे वालिदैन से हम तक पहुँची, अब हमसे हमारे आने वाली जनरेशन तक पहुँचेंगी। तो ऐसे ही कुछ उज़ूए हैं जो बच्चे तो पैदा करते हैं और उनकी गैर सनफ़ी तौलीद किसी सिलसिले, किसी नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद में यकसा खुसूसियात महफूज हो जाती है। अब ख़ानदान एक है तो ख़ानदान के अंदर यकसा खुसूसियात तो मौजूद ही होंगी, चाहे फिर वो हम शक्ल सूरत के एतबार से देखें या फिर हमारी कोई एक्टिविटी के एतबार से देखें, तो हमें इस तरफ इशारा करती है कि ये एक ही ख़ानदान के अफराद है। जैसे कि अगर हम हमारे अब्बू के कोई 3 भाई हैं तो 3 भाइयों की अलग अलग औलादें हैं, लेकिन अलग अलग औलादों में उनके जो वालिदैन की खुसूसियात है वो तो आने ही वाली है। तो वो चीज़ हमें क्या करती है, मुतशाबे करती है कि नहीं, हमें जो खुसूसियात मौजूद है वो उनमें भी मौजूद है, चाहे वो शक्ल सूरत का एतबार से हो या फिर हमारी कोई एक्टिविटी के एतबार से हो। तो ये तमाम खुसूसियात जो है महफूज हो जाती है। हमें सिर्फ माहौल की खुसूसियात, जो तगय्युरात हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो माहौल की खुसूसियात से अलग होते हैं। जैसे कि हमारी सबकी सोच अलग होती है और सोच के हिसाब से, माहौल के हिसाब से हमारी सोचें बदलती रहती है। जैसे मैंने मिसाल दी थी इससे पहले की वीडियोस में भी कि स्केटिंग जो है हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं की होंगी, लेकिन आजकल की जनरेशन में स्केटिंग आम हो चुका है। जैसे मोबाइल चलाने की फितरत है, मोबाइल पहले कोई नहीं चलाता था, मोबाइल का नामो निशान नहीं था हमारे आबा अजदाद के ज़माने में, लेकिन हमारे वालिदैन ने मोबाइल को देखा, उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया और आज हम उनसे बेहतरीन तरीके से जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो इस्तेमाल करें। जितने फ़ीचर्स हमें पता होते उतने हमारे वालिदैन को भी नहीं पता होते। तो ये क्या है, माहौल के हिसाब से जो इंतखाबात हमारे अंदर आ रहे हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बाकी मोरूसी खुसूसियात तो हमें हमारे वालिदैन और हमारे आबा व अजदाद से ही हासिल होती है। जैसे बाइक चलाना, 4 व्हीलर चलाना, ये तमाम चीज़ें जो है हम हमारे माहौल की डिमांड से सीखते हैं। अब तौलीद के दौरान तगय्युरात के अंदर मैंने तवारिस का आप लोगों को बता दिया था कि तवारिस से मुराद है नस्ल दर नस्ल खुसूसियात एक दूसरे में मुंतकिल होना। जैसे हमारे वालिदैन से हम तक
आ गई जो खसूसियात है वो अब आगे हमारी औलाद में वो खसूसियात जाएंगी। फिर मिसाल थी, चिड़िया जब अंडा देती है तो जिस चिड़िया जो अंडा दी है तो वो चिड़िया के अंडे में से चिड़िया ही पैदा होंगी, दूसरा परिंदा उसमें से निकल सकता नहीं, क्योंकि अंडा किसका था? चिड़िया का था। तो उसकी चिड़िया की जो नस्ल है वो अंडे में मौजूद है, तो इस जाहिर सी बात है कि जब अंडा फूटेगा तो उसमें से चिड़िया ही निकलेंगी। मुर्गी के अंडे में से कभी हम नहीं देखते कि चिड़िया निकली है या कुत्ता निकला है। वो जो अंडा जो तवारिसी नस्ल का है वो नस्ल से उसी नस्ल का इंतखाब होने वाला है। तो इस तरीके से मेंडल ने ये चीज़ के इल्म को जन्म दिया और इसका जन्मदाता माना जाता है। और उसने अपने तजुर्बात नबातात पर किए। मटर के पौधों को अपने तजुर्बात में ये नतीजा निकाला कि नस्लों में जो मुंतकिल यानी जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाने वाली खुसूसियात है वो कुछ इकाइयों के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। और उन्होंने इकाइयों को फैक्टर का नाम दिया, यानी बाद में जेन यानी बाप के ज़रिए जो खुसूसियात चलती रहती है उसका नाम दिया। अब मेंडल ने जो ताउन हमें दे के गया मटर के पौधों पर अपनी तवारीसी तजुर्बात के, उसमें उसने मटर के अपने एक तजुर्बे में लंबे और बोने दोनों पौधों के बीजों के दरमियान बारावरी के नतीजे अक्स किए और उनकी नई नस्ल को पैदा किया। फिर उसने पहली नस्ल के ज़रिए दूसरी नस्ल हासिल की। तो मेंडल ने देखा कि लंबे और बोने यानी जो मटर के बीज थे वो मटर के जो लंबी आला नस्ल के बीज थे उसको कैपिटल टी का नाम दिया, और जो बोने नस्ल के कम नस्ल के बीज थे उसको स्मॉल टी का नाम दिया। और जब उसने पहली नस्ल को बोया तो पहली नस्ल को F1 जनरेशन नाम दिया। उसमें उसे कोई खामी नज़र नहीं आई, तमाम पौधे जो थे वो लंबे ही थे। लेकिन जब वो लंबे पौधे F1 नस्ल जो निकल गई उसने F1 नस्ल के साथ मटर के बोने पौधों को उगाया, तो जो दूसरी नस्ल F2 निकली जिसे कैपिटल टी नाम दिया गया उसके अंदर उसे फेरफार नज़र दिखाई दिया कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं। तो ये क्या हुआ, ये दरमियान में जो ज़ेरगी के जो पैदा होने वाली दूसरी नस्ल F2 के आधे पौधे लंबी और बोनी खासियतों के उसे दिखाई दिए। तो उस नस्ल में पैदा होने वाले 1/4 पौधे ऐसे थे जिनमें सिर्फ लंबे ही थे, बाकी पौधे जो थे वो बोने थे। तो इससे कहा जा सकता है कि हमारी तवारिस की जो इर्तिका के असबात है वो अलग अलग तरीके से हमें फ़राहम होते हैं, लेकिन खुसूसियात मटर की ही थी, उसमें कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ, ना दूसरी सब्ज़ी के बीज नहीं है, सिर्फ मटर था तो मटर ही था, लेकिन उनके पौधों के अंदर लंबे बोने खुसूसियात ज़ाहिर हुई। जैसे हमारे अंदर है, हमारे बहन भाइयों में किसी की हाइट बड़ी है, किसी की छोटी है, कोई बहुत लंबा है, यानी शक्ल सूरत के एतबार से अलग हो गए, लेकिन जो नस्ल थी तो वालिदैन की ही नस्ल थी। तो इस तरीके से उसने हमें तवारिस के सबूत फराहम किए। जिनसी तयन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिनसी तयन का मतलब ये होता है कि इंसानों में ऐसा सवाल आ सकता है, इंसानों में बच्चे के जिन्स का तयन कैसे किया जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जवाब कि इंसानों में जिन्स का तयन जो है तवारिस की बुनियाद पर होता है, यानी मर्द की इसके ऊपर होता है। जब वाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मर्द और औरत के अंदर 22 क्रोमोसोम सेम है, XX के है, लेकिन मर्द के अंदर सिर्फ 23वां क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल अलग है, जिसका X और Y नाम है। तो वही जब मर्द का क्रोमोसोम Y मनवी, जिसे मनवी क्रोमोसोम Y कहते हैं, वो औरत के बेज़ा में पेवस्त यानी मिल जाएगा, तो जो जगदा बनेगा यानी जो बीज बनेगा वो बीज XY का होगा और वो तस्दीक करेगा कि लड़का पैदा होने वाला है। ये जब कब होगा, जब Y क्रोमोसोम का मनवी खुलियात औरत के बेज़ा में पेवस्त होगा यानी मिलेगा, तो जो बनने वाला बीज जिसे जगदा कहते हैं वो XY का होगा और XY से पता चलेगा कि वो लड़का होगा। इसी तरीके से जब X क्रोमोसोम मनवी बेज़े से पेवस्त होगा यानी औरत के बेज़े में मिलेगा, तो जो बनने वाला जगता यानी बीज रहेगा वो XX का होगा और वो XX का बीज बच्चे की जिन्स का तयन करेगा, जो पैदा होने वाला बच्चा रहेगा वो लड़की रहेंगी। तो ये क्रोमोसोम से हासिल होता है जो मर्द की तरफ से होता है। X और Y जो क्रोमोसोम है वो मर्द में मौजूद है और जो क्रोमोसोम औरत की जगता में पेवस्त होगा मिलेगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि जो बनने वाला है वो लड़का है या लड़की। तो इस तरीके से इनके जो असबात है वो अलग अलग होते हैं।
अब हम देखते हैं कि इर्तिका और बका। अब इर्तिका के अंदर मुताबिक कुदरती इंतखाब, जो ऐसी इर्तिकाई क़ुव्वतें तसव्वुर जो नवी अनवा में आने का सबब बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ नई चीज़ें जो है हम सीखते हैं माहौल को देखकर, तो वही चीज़ है इर्तिका की। नई नई चीज़ें जो फ़रोग़ होती रहती है वो माहौल के ज़रिए हम सीखते हैं। जैसे पहले हम पढ़ते थे, पहले इतना इंग्लिश का चलन नहीं था, लेकिन आज हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। तो ये क्या चीज़ हुई, ये इर्तिका के अंदर नई तब्दीली के जो कुदरती इंतखाब मौजूद है, जो नई नस्ल में आने वाला है, जो हम सीखते हैं वो। अब दूसरा हासिल करदा विरासती खुसूसियात। विरासती खुसूस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बच्चे को तमाम खुसूसियात विरासत में मिलती है। जब बहुत अरसे तक उज़्वे इस्तेमाल करे या ना करे, उनके जो असबात है वो मुवाफ़िक तब्दीलियाँ पैदा होती है और उनके नतीजे में नई अनवा पैदा होती रहती है। तो ये मैंने बताया था कि जैसे स्केटिंग की मिसाल दी या बहुत अलग अलग चीज़ों की मिसाल दी जो हमें अलग से मिलते हैं, लेकिन हमें ये कुदरती तौर पर विरासत में जो चीज़ें मिली गई है वो उसका इस्तेमाल तो हम चाहे या ना चाहे करते ही रहते है। अनवा की बका। अब एक साइंसदान है डार्विन। डार्विन ने इर्तिका के उसूल के मुताबिक जो नज़रिया पेश किया वो ये है कि कुदरती इंतखाब, जैसे कुदरती इंतखाब में डार्विन के मुताबिक बार आवरी, यानी जो बार आवरी होती है वो बार आवरी के अंदर जो बेहद क़ुव्वत होने के बावजूद भी किसी किस्म के उज़्वे की कुल आबादी एक हद से तजाविज़ नहीं कर पाती। इस वजह से उसकी अनवा को आपस में और दीगर अनवा के मेम्बरान के दरमियान ग़िज़ा जगह साथी के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रहती है। तो सही बात है कि हम हमारी ज़िंदगी में जद्दोजहद कर ही रहे हैं, चाहे वो हम ग़िज़ा हासिल करने के लिए कर रहे हो या फिर हम हमारा मकाम समाज में बनाने के लिए कर रहे हो या हमारी घर की ज़ाती ज़रूरियात के लिए कर रहे हो। तो कुदरत की जो डिमांड है वो उसके ऊपर हम जद्दोजहद हमारी चलते रहती है और ये जद्दोजहद अफराद को फ़ना कर देती है। बिल अल्फाज से अगर हम कह सकते हैं कि आखिर में हमको फ़ना होना है, तो ये कामयाब और तंदुरुस्त उज़्वे कुछ ऐसे तगय्युरात इख्तियार कर लेते हैं जो मुवाफ़िक होते हैं और अपनी औलाद को भी वही मुवाफ़िक तगय्युरात विरासत में देते हैं। अब विरासत में देने का अमल तो यह है कि हम जैसे रहते हैं वो हमारे वालिदैन को विरासत में देते रहते हैं। तो इसी तरीके से डार्विन के कहने के मुताबिक कि हम जो कुछ भी अमल करते हैं वो तमाम अमल हमारे औलाद में शामिल होते रहता है और यही कुदरती इंतखाब है जो हम उन्हें सामने से नहीं देते, ये नेचुरल तरीके से उनमें जो है मुंतकिल होते रहता है। अब जननियात में तरक्की हो जाने पर तगय्युरात के ज़राए की जो तशरीह डार्विन ने की, उसके मुताबिक उनकी अलग अलग इंतखाबात किए। जैसे कि यहाँ पर ये तमाम चिड़ियों की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। अब इनके नाम अलग अलग है और इनकी देख दिखाव में इनका जो शक्ल सूरत के एतबार से भी ये हमें थोड़े मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं और इनके नाम भी मुख्तलिफ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एक नस्ल कई ज़मानों में एक रही होंगी। डार्विन का ऐसा कहना है कि इनके आबा व अजदाद है आगे के ज़माने में कहीं ना कहीं एक रहे होंगे, तभी इनसे ये तमाम नस्लों की जो चिड़िया हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके की, ये हमें दिखाई दे रही है। तो डार्विन का ऐसा कहना है कि तमाम असबात जो है वो जाकर हमें हमारे दर्जाबंदी के ताल्लुक़ से हम देखें तो दर्जाबंदी तो हमारी अलग हो चुकी है, हमें दूसरी पहचान भी मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो आबा व अजदाद किसी ज़माने में एक ही रहे होंगे, ये डार्विन का कहना है। इसी तरीके से जो कई पौधे कई जानवर जो बहुत छोटे और बेअमल अज़ा होते हैं, उनकी बाक़ियात जो होते हैं, यानी जैसे कुछ हमने देखा कि मैं आपको बताती हूँ कि डायनासोर, अब डायनासोर का ज़िक्र भी हमारे सामने आता है, हम देखते हैं टीवी वगैरह पर, कभी हकीकत में हमने इसको देखा नहीं है। तो डायनासोर का तसव्वुर कैसे आया, तो वो तसव्वुर ऐसे आया कि कहीं ना कहीं करोड़ों साल पहले कोई कुदरती घटनाएं जो होती रहती है, जैसे बाढ़ का आ जाना या फिर ज़लज़ले का आ जाना और ऐसी बहुत सारी कुदरती जो तकलीफ़ें हम पे गुज़रती है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत नुकसानात होते हैं और वही नुकसानात में ज़मीन में काफ़ी हैवानात नबातात दफन हो जाते हैं, ज़िंदा दफन हो जाते हैं, मर के दफन हो जाते हैं। तो वो बाक़ियात उनका जो है ज़मीन में चलता रहता है। तो वही बाक़ियात कि जब अब खोद काम के ज़रिए उनकी कुछ हिस्सा, चाहे वो नाखून का हिस्सा हो, बाल का हिस्सा हो या कोई भी स्किन का ऐसा हिस्सा जो ज़मीन में से निकलता है, तो उसके ऊपर रिसर्च करके ये बता दिया जाता है कि हाँ, ये
कई करोड़ों साल पहले ऐसे हैवानात का वजूद दुनिया में था जिनकी अब नस्लें ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये कभी हमें दिखाई देते नहीं। तो इसी तरीके से काफ़ी ऐसी नबातात है जिनके अलावा रक्काज़ात के असबाब हमको फ़राहम करने के लिए मिलते रहते हैं। परिंदों में अब एक और डार्विन का कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारी नस्ल जो है वो बंदरों से मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे आबा व अजदाद कहीं ना कहीं ऐसे रह चुके होंगे, मगर अब वो तगय्युरात की खुसूसियात और नस्लों के आगे चलने की वजह से हम ऐसी शक्ल के हो गए और हमें काफ़ी चीज़ों की तब्दीली आ गई। उनका कहना ये भी है कि जो बाकियाती अज़ा है उनमें कई उज़्वे आमिल होते, जैसे इंसान की आँत से जुड़ी हुई दूधिया शक्ल एक ऐसी मिसाल है। इंसान में कोई काम नहीं, जबकि सब्ज़ी खोर खरगोश बंदरों में ये काफ़ी बड़ी होती है। यानी हमारे जो खाने का अंदर का सिस्टम है, आज़ा छोटी आँत बड़ी आँत, वो कहीं ना कहीं कई जानवरों में यकसा तौर पर मिलते रहती है। तो क्या हम जानवरों की तवारिशों से है? ऐसा डार्विन का कहना है कि ऐसा पता चलता है कदीम खोज से कि कहीं ना कहीं रेंगने वाले जानवर हो या ऑर्किपेड्स हो, उनका तो तसव्वुरात है ही, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन हमारे आबा व अजदाद इनके जैसे रहे होंगे, जैसे मेंढक और इंसान। अगले जारे में देखा जाए तो हमारी शक्ल सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, जो उज़ू है, वो यकसा है और वो यकसा काम करते हैं। जैसे मेंढक का दिल और इंसान का दिल यकसा है, तो ये यकसा काम करते हैं। तो कहने का मतलब डार्विन का ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई मोड़ पर इंसान के और मेंढक के जो आबा व अजदाद है वो यकसा होने की तरफ इशारा करता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा और मेंढक का ख़ानदान एक ही है? ये डार्विन का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं इनके इर्तिका के असबाब जो है वो माजी के अंदर कहीं ना कहीं एक रहे होंगे। तो बच्चों, कहने का ये मतलब है कि डार्विन ने ऐसे नज़रियात पेश किए, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो मिलने का ये मतलब नहीं है कि हम वैसे हैं, लेकिन वो कहते कि इशारा करते कि कहीं ना कहीं रहे होंगे। जैसे बंदर की नस्ल से हमको मुशाबा किया जाता है। परिंदों के अंदर परिंदों की नस्लें यकसा रही होंगी, क्योंकि परिंदे अभी हमें देखने के एतबार से दिखते हैं, उनके अंदर तमाम खुसूसियतें एक जैसी होती है, उड़ना। लेकिन उनके अंदर एक चीज़ अलग होती है, वो ये कि उनके रख रखाव अलग होते हैं, उनकी शक्ल सूरत के अंदर कलर वगैरह का हमें फ़र्क देखने के लिए मिलता है। तो बेटा, ये आज का सबक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।